morning, dear students. Till now, in our first chapter, we had discussed about charge and its properties. After that, Coulomb's law in a medium, and various type of problems based on Coulomb's law. After that, we had discussed electric field and its properties. Right now, we are going to discuss about continuous charge distribution. Continuous charge distribution. Continuous charge distribution, it means suppose we are having three type of object. Suppose ऑब्जेक्ट आपका जो हो सकता है बेटा वो 1D ऑब्जेक्ट हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, और आपका ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है. सपोज करके मेरे को कोई चार्ज, टोटल चार्ज Q है. सपोज कि लेट टोटल चार्ज इज कैपिटल Q. सपोज टोटल चार्ज जो है आपका वो Q है, वो आपको किसी एक ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब तक क्या हो रहा था कि हमारा जो चार्ज था वो पॉइंट चार्ज था. अब हो सकता है कि हमारा चार्ज पॉइंट चार्ज ना होके कि मेरा कोई चार्ज है उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि एक L लेंथ की रॉड है. कौन है? एक रॉड है जिसका लेंथ L है. हो सकता है कि मेरा एक सीट हो जिसका एरिया A क्रॉस सेक्शन एरिया हो सकता है. ये मेरी एक सीट हो. कौन हो? एक सीट हो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A हो सकता है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो पॉसिबली और ऑब्जेक्ट माइट बी 3D ऑब्जेक्ट लाइक क्यूब और स्फीयर. सपोज कर रहा है स्फीयर. ओके, स्फीयर है, इट मींस इसका रेडियस रहा होगा कुछ r, तो इसका वॉल्यूम रहा होगा v. इसका इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर द रेडियस ऑफ v, देन वॉल्यूम क्या रहा होगा? इसका v रहा होगा, और v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब. v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब. अच्छा, ये एरिया है ये. अच्छा, मैं अब अगर बात करते हैं कि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि अगर मैं इस रॉड को Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इसको मैं अगर Q चार्ज देता हूं, इस रॉड को अगर मैंने Q चार्ज दिया तो वो Q चार्ज जो है वो सिमेट्रिकली इस रॉड की टोटल लेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर अगर मैं एक यूनिट सेक्शन लेता हूं इस रॉड का, एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूं, मान लो कि मैंने एक सेगमेंट लिया DL लेंथ का, तो उस DL लेंथ का चार्ज जो होगा वो कुछ अलग होगा. ऐसे ही अगर मैं यहां से DE एरिया का सेगमेंट लूंगा, क्या लूंगा? DE एरिया का सेगमेंट लूंगा, तो फिर उसका जो चार्ज होगा वो कुछ अलग होगा. और ऐसे ही अगर मैं यहां से एक DV वॉल्यूम का सेगमेंट लूंगा तो उसका भी चार्ज क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा, है ना. तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की या फोर्स की या पोटेंशियल की, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो वी नीड टू इंटीग्रेट दिस ऑल दीज कैलकुलेट. अगर सोच कि अगर मेरा ये जो DL है वो पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, तो ये DL सेगमेंट है वो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है. इट मींस टोटल बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी किसमें? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. तो हम उसके लिए चार्ज पढ़ेंगे कि अगर ये DL छोटा सा लेंथ है तो उसका चार्ज DQ होगा, तो वो चार्ज DQ कितना होगा. तो वो सबके लिए हम थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं. सपोज कर कि मेरा जो टोटल चार्ज जो है वो मैंने Q डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर ये मेरी रॉड जो है उसकी लेंथ L है, टोटल चार्ज Q है, तो रॉड की सिर्फ लेंथ है बेटा, इसकी थिकनेस को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, 1D ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं. इसको मैं क्या कर रहा हूं? 1D ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा हूं. 1D ऑब्जेक्ट इट मीन सिर्फ इसकी यूनिट डायमेंशन इट मीन सिर्फ इसकी लेंथ है, ब्रेथ और हाइट नेग्लिजिबल है. ठीक है, अगर इसकी लेंथ है, इसको अगर मैंने टोटल चार्ज Q दिया तो चार्ज डेंसिटी जो होगी, कौन होगी? चार्ज डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी बेटा? तो चार्ज डेंसिटी होगी वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ. अच्छा, चार्ज डेंसिटी जो है बेटा 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए उसको डिनोट किया जाता है लैम्बडा से. 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्बडा से. इट मींस लैम्बडा जो होगा वो बेटा टोटल चार्ज, अगर मैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है रोड को, टोटल चार्ज गिवन दैट इज Q अपॉन लेंथ ऑफ रोड इज L. Q अपॉन L, दैट इज द चार्ज डेंसिटी फॉर 1D ऑब्जेक्ट्स. द यूनिट ऑफ लैम्बडा इज Q इज कूलम पर मीटर. कूलम पर मीटर यूनिट होगा लैम्बडा का. सिमिलरली बात करते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए. इफ आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अ चार्ज Q टू अ सीट विच इज हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, और एरिया सीट का जो एरिया है बेटा वो A है, अगर मैं उसको चार्ज देना चाह रहा हूं Q,
तो जो 2D ऑब्जेक्ट है उसके लिए चार्ज डेंसिटी को बेटा अपन लिखते हैं सिग्मा से, आप उसको डिनोट करते हैं। तो सिग्मा जो है चार्ज डेंसिटी है किसकी, आपके 2D ऑब्जेक्ट्स की या एरियल ऑब्जेक्ट्स की, जो ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास सिर्फ एरिया, जैसे बात करूं तो ये ब्लैक बोर्ड क्या है, 2D ऑब्जेक्ट है, इसके पास मतलब लेंथ है और ब्रेथ है ना, हाइट ऐसे ऐसे 3D ऑब्जेक्ट नहीं है। तो 2D ऑब्जेक्ट है, इट मींस अगर हम इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो वो एरिया के करस्पॉन्डिंग सिमिलरली सिमेट्रिक कंडीशंस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सिग्मा जो होगा वो क्या होगा 2D ऑब्जेक्ट्स में, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया कौन है बेटा, ए एरिया है सीट का, तो यहां से इसका यूनिट जो बनेगा वो क्या बनेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अगर बात करते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स की, 3D ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि अगर मैंने चार्ज दिया, स्फीयर हो सकता है आपका, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं सिमेट्रिक कंडीशंस के लिए जनरल एग्जांपल मैंने स्फीयर कंसीडर किया। अगर मैं उसको चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी जो होगी स्फीयर की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए रो से डिनोट करते हैं। और रो में जो आपका होगा बेटा वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। हियर V is the volume of 3D object on which we are going to spread charge. Okay. सो इसकी जो यूनिट होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। बट दैट इज टू इजी टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनी चार्ज which is q on 1D object, then the charge density is defined as a total charge upon total length. If we are going to distribute on 2D object, it means aerial objects, then it will be denoted by sigma and defined as q upon total area. And if we are going to consider a 3D object like sphere, cube and cuboid and all, then the charge density for 3D objects or volumetric object denoted by rho and q by v. ओके ये तो हमारा बेसिक सा सिंपल सा फंडा है जिसको हम आगे यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके कंसिडर करता हूं which is not mentioned in our syllabus, but I'm going to discuss with you. See, if we have to calculate force exerted by a rod on a point charge, सपोज करके ये मेरा एक रॉड है बेटा, एक रॉड है जिसका लेंथ L है और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा, इस रॉड की लेंथ L है और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्बडा कूलम पर मीटर, लैम्बडा कूलम पर मीटर इसकी चार्ज डेंसिटी है। मान लो कि इसकी लेंथ से a डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा है Q, इससे एक a डिस्टेंस पे मैंने पॉइंट चार्ज रखा है Q। अब we have to calculate net electrostatic force on this particular charge particle. अच्छा सर, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे थे k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। बट बेटा अगर यहां से मैं बात कंसिडर करता हूं तो सर यहां वाले चार्ज, ये कोई सेगमेंट कंसिडर करता हूं तो उसका चार्ज सपोज कर कि इस सेगमेंट के चार्ज से डिस्टेंस होगा a होगा। अच्छा यहां वाले चार्ज के सेगमेंट से डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा बेटा, a प्लस एल होगा, क्योंकि l इसका लेंथ है ना। तो बात करोगे कि सर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज जो था वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो चार्ज सेगमेंट की इस इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस होगी वो वेरी करेगी। अच्छा वेरी करेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें बेटा ऐसी कंडीशंस में क्या करना पड़ता है कि आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कलेक्टिव फॉर्म। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कलेक्शन करना, है ना। अच्छा कलेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना है कि लेट अस कंसीडर अ स्मॉल सेगमेंट। लेट अस कंसीडर, अगर मैंने मान लो कि मैंने यहाँ एक सेगमेंट कंसीडर कर लिया और उस सेगमेंट की लेंथ बहुत बहुत छोटी है। अगर इस सेगमेंट को मैं कंसीडर करता हूँ, इसकी लेंथ अगर dl है तो मैं इस dl को एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकता हूँ। मान लो कि इसकी जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लिया मैंने x डिस्टेंस है, मान लिया कितनी है, मान लो x डिस्टेंस है, किससे, इस पॉइंट चार्ज q से। अच्छा अब ये जो dl लेंथ है वो एक dl हो गया, तो इस dl का चार्ज जो होगा बेटा वो छोटा सा dq होगा। बेटा d होता है डिफरेंशिएशन करने के लिए d यूज करते हो, d का मतलब होता है बहुत छोटा सेगमेंट। अच्छा dl लेंथ का चार्ज dq होगा, तो dq कितना, अगर बेटा आपको बताया लैम्बडा इक्वल्स टू क्या आ रहा था सर, हमारा q बाई एल आ रहा था, तो यहां से अगर मैं dq की बात करता हूं तो dq बाई dl करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लैम्बडा ही रहेगा। तो अच्छा अगर मैं यहां से लैम्बडा q की बात करता हूं तो यहां से q क्या हो जाएगा बेटा, लैम्बडा इंटू एल। तो यहां से अगर मैं dl रखता हूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, dq इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लैम्बडा इंटू
dl, ये टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। अच्छा इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है बेटा, dl है, तो dq कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा इनटू dl हो जाएगा। अच्छा ये जो dl लेंथ है इसको मैं पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि ये बहुत छोटा सेगमेंट है, और बहुत छोटा सेगमेंट है तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। अच्छा अगर अब मैं यहाँ कूलम्ब्स लॉ लगाता हूं तो मेरे पास आपको जो df छोटा सा फोर्स मिलेगा, कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर df जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा k, आपका ये q और ये dq, k q dq अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल सी बात कि मैं अगर df का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मेरे को मिलेगा k q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर या k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा k तो कौन, k q1 जो है अपना q है, और जो दूसरा जो चार्ज है वो स्मॉल चार्ज है, वो dq है किसका, dl लेंथ का, और dl लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा dl, चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। ओके सो k q dq अपॉन एक्स स्क्वायर, k q dq अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये तो हमारा इस छोटे से सेगमेंट की वजह से आया, लेकिन ये जो dl अगर मैं इस चार्ज को इस रोड की लेंथ को dl के सेगमेंट्स में मैं डिवाइड करता हूं तो ये लार्ज नंबर ऑफ dl सेगमेंट्स आर ओवर देयर इन अ पर्टिकुलर रोड। ओके तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये मेरा dl सेगमेंट जो है वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस df को इंटीग्रेट कर दूं। मान लो कि मेरे पास n नंबर ऑफ छोटी छोटी स्मॉल फोर्सेस है, लाइक df के बहुत सारे फोर्स है, अगर मैं उन सब को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा। अच्छा मैंने इंटीग्रेशन किया, df को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा बेटा, f मिल जाएगा। अच्छा f मिल गया तो f का क्या हो जाएगा बेटा, यहां से k q dq अपॉन एक्स स्क्वायर, k q dq अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा सर ये आपने इंटीग्रेशन कर लिया, अच्छा एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं बात करता हूं कि मैं यहाँ dq का वैल्यू रख देता हूं बेटा, dq का वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को यहां से मिलेगा f इक्वल्स टू k, तो एज इट इज है इंटीग्रेशन, k एज इट इज है, q भी एज इट इज है। अच्छा सर dq जो है मेरा लैम्डा इंटू dl है, dq क्या है बेटा, लैम्डा इंटू dl, dq जो है वो कितना है, लैम्डा इंटू dq जो आ रहा है, मैं मान लो बेटा मैं इसको x मान लेता हूं, सेगमेंट क्या मान लेता हूं, मैं इसको x सेगमेंट मान लेता हूं, क्योंकि मैंने जो है इसको x में माना है, तो आपका जो वेरिएबल होना चाहिए और जो आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो सेम वेरिएबल में होना चाहिए ना। तो मैं इसको अगर मैं dx मान लेता हूं तो ये लैम्डा dx रख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ x माना है ना, तो लैम्डा dx। ओके सो ये अगर मैं l लेंथ मान लेता हूँ, ठीक है ये तो चलेगा, लैम्डा dx। ओके तो k q dq कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा dx अपॉन k q लैम्डा इंटू dx अपॉन आपका जो है वो कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर है। अच्छा इसमें देखो बेटा आपका k कांस्टेंट है, आपका q कांस्टेंट है, आपका लैम्डा कांस्टेंट है, आपका चेंज कौन हो रहा है, कि आप dx चेंज करोगे तो साथ साथ में कौन चेंज हो रहा है, अच्छा x चेंज हो रहा है। अगर यहां मैं dx सेगमेंट मानता हूं तो आपका x का वैल्यू होगा a, अगर मैं dx का सेगमेंट यहां मानता हूं तो आपका x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस l हो जाएगा। अच्छा सिंपली तो मैं यहां से अगर मेरा जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं बाहर ले लेता हूं तो वो आ रहा है बेटा k q लैम्डा जो है आपका कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, आपको बचेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में मुझे क्या रखना पड़ेगा, लिमिट रखना पड़ेगा। अच्छा x की लोअर लिमिट कि x का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो आप a बोलोगे, क्योंकि सर x का मिनिमम वैल्यू तब होगा जब आपका dx का सेगमेंट जो है, आपका dx सेगमेंट वो यहां होगा, इस एंड पे राइट एंड पे होगा, तो आपका जो dx का मिनिमम वैल्यू होगा a होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बेटा, a प्लस l होगा। मैंने पुट कर दिया वैल्यू। अच्छा बेटा यहां से अगर आपको इंटीग्रेशन याद हो 11th में अगर पढ़ाया गया हो तो आपको बोला जाता था बेटा x की पावर n जो है उसका इंटीग्रेट करते हो तो वो बेटा आता है, इंटीग्रेशन आता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है, आपका आता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अच्छा अगर मैं इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करता हूं तो बेटा ये बन जाता है मेरा -1। अच्छा x की पावर को ऊपर ले जाता हूं तो मेरा f बनेगा बेटा यहां से k q लैम्डा, और ये बन गया बेटा x की पावर -2 डॉट dx। बेटा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा। अच्छा ये कहां से, a से a प्लस l हो गया, a से a प्लस l हो जाएगा। अच्छा बेटा अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे कंसिडर करता हूं तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये लिखूंगा मैं एज इट इज k q लैम्डा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेट करता हूं तो x की पावर -2, तो x की पावर -2 n की जगह -2 रखूंगा तो x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। ओके जो सिंपली यही फॉर्मूला लगाना बेटा, x की पावर अगर आपका ये यहां आपको एक कंडीशन दे दिया जाता है, आपको कंडीशन ये दे दिया जाता है n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, जबकि हमारा कितना हो जाएगा बेटा -2 हो जाएगा। अगर ये -1 होता तो वो 1/x होता, और 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो log x होता है ना।
तो आपने लिखा कि सर ये -2 x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा वो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 अकॉर्डिंग टू दैट x की पावर -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1। लिमिट पुट करता हूं तो मैं यहां से बेटा a से a प्लस l। अच्छा सर मैं अब थोड़ा सा लिमिट पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा k q लैम्डा। मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये बेटा x की पावर -1 बनेगा और ये क्या बन जाएगा -1। मैं इसको लिख सकता हूं मतलब -1/x लिख सकता हूं, -1/x लिख सकता हूं। ये क्या आ जाएगा a से a प्लस l आ जाएगा, है ना। देख बेटा x की पावर -2+1 इट मींस x की पावर -1 है तो -1 डिनोमिनेटर में जाके x हो जाएगा, और ये -2+1 इट मींस -1 है तो -1 का माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा थोड़ा सा फिर आगे देखते हूं मैं, यहां अगर डिस्कस करता हूं तो बेटा ये आ रहा मेरा k f इक्वल्स टू k एज इट इज है, q है और लैम्डा है। अब मुझे क्या करना है, पहले अपर लिमिट रखना है, तो पहले अपर लिमिट रखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा -1/a एज इट इज। बेटा x की जगह आपको लिमिट रखना है तो x की जगह वेरिएबल कौन है, अपर लिमिट जो आपकी है a प्लस एल है, लोअर लिमिट a है तो a प्लस एल रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा माइनस के साथ लोअर लिमिट रखना होता है, तो माइनस तो एक लोअर लिमिट का आएगा और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस आपका क्या बच जाएगा बेटा 1/a। अच्छा अगर ये माइनस है ये प्लस है तो मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग करूंगा तो मेरा एफ आ जाएगा बेटा k q लैम्डा 1/a माइनस 1/a प्लस l, 1/a माइनस 1/a प्लस l। तो ये क्या है, ये नेट फोर्स आया किस पे, इस चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू पे, किसकी वजह से, एक चार्ज रोड थी जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी जिसकी लेंथ एल थी। तो ये आपको चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या, कंटीन्यूअस चार्ज डेंसिटी, इसमें इसका मतलब ये होगा बेटा आपका कोई चार्ज है वो जरूरी नहीं कि पॉइंट चार्ज की फॉर्म में हो सकता है कि आपका चार्ज पार्टिकल है वो 1D 2D या 3D ऑब्जेक्ट्स पे मैंने क्या कर दिया हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बेसिक समझाने की कोशिश किया है। हम जब लाइव क्लास पढ़ेंगे फिजिकली जब आप क्लास में प्रेजेंट होगे तो मैं आपको इस टाइप के बहुत सारे कंसेप्ट्स बताऊंगा, है ना, क्योंकि अभी आपके एनसीईआरटी में है नहीं और अगर आप देखोगे तो कंफ्यूजन में आ जाओगे कि सर ये कहां से पढ़ा रहे हैं आप, ठीक। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय phi, okay। see if we are going to put an object in an electric field, if we are going to put any object in an electric field, then electric field lines cross that particular object। see अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा आपका ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करके ऐसा ऑब्जेक्ट है, और इसको अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, इसको क्रॉस करेगी, है ना, क्रॉस करेगी, जैसा भी होगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगी, क्रॉस करेगी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, मतलब कुछ तो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया को, उसी को बेटा फ्लक्स बोलते हैं। सिंपल टर्म्स में फ्लक्स इज डिफाइंड, बेसिकली फ्लक्स इज डिफाइंड एज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलरली। Again, I'm going to repeat the definition of electric flux. Electric flux basically defined as the count of number of field lines crossing an area perpendicularly. That is known as electric flux. अच्छा सर ये electric flux हम why we are going to study? Actually electric flux जो है ना बेटा वो आपको उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करने वाली एनर्जी के बारे में आपको एक आइडिया देता है। Electric flux gives us the basic idea about the energy associated this particular area। सपोज करो, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो फाई होता है। वो होता क्या है कि काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलरली। अगर मैं फाई की बात करता हूं तो बेटा फाई जो होता है वो होता है कि आपका E डॉट ए। यहाँ क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और A क्या है बेटा, तो आपका एरिया है। A क्या है, एरिया है जिससे आपको क्रॉस करें। अच्छा E डॉट ए बेटा ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर आपको 11th में पढ़ाया गया हो तो दो टाइप के प्रोडक्ट होते थे, डॉट और क्रॉस। डॉट बोले तो स्केलर, क्रॉस बोले तो वेक्टर। अच्छा डॉट प्रोडक्ट है तो अगर मैं फाई की बात करता हूं तो फाई यहां से मुझे मिलेगा बेटा ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। ई ए कॉस ऑफ थीटा मिलता है तो मतलब बोलूंगा ई और ए और कॉस ऑफ थीटा। अच्छा फाई कैसी क्वांटिटी है, तो बेटा ये स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा बेटा सब फाई की बात करते हैं तो सर फाई जो है उसका यूनिट क्या होगा, तो फाई का यूनिट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आ रहा था, न्यूटन पर कूलम।
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ रहा था न्यूटन पर कूलम, और एरिया है तो एरिया क्या है मीटर स्क्वायर। सर कोस थीटा तो क्या है बेटा आपका एक कांस्टेंट टर्म, अगर थीटा की वैल्यू में 60 रखता हूं तो कोस थीटा की वैल्यू हाफ आती है, अगर थीटा की वैल्यू में 45 रखता हूं तो कोस थीटा की वैल्यू आती है 1/√2, और मैं थीटा की वैल्यू 30 रखता हूं तो कोस थीटा की वैल्यू आती है √3/2, है ना। तो वो सब आपके थीटा पे डिपेंड करता है, ये तो आपका एक कांस्टेंट टर्म हो जाता है, आपका वैल्यू है। तो अगर मैं फाई की बात करता हूं तो फाई आता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अच्छा सर डायमेंशन की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन, तो न्यूटन की बात करूं तो बेटा न्यूटन आता है आपका m1L1t-2, कूलम आता है बेटा 80, है ना, और मीटर स्क्वायर बोलो तो बेटा L2, मीटर स्क्वायर बोलो तो L2। अगर मैं इनको मर्ज करता हूं तो मेरे पास यहां से मुझे डायमेंशन मिलती है, वो मिलती है m1L3 सिंपल है। आपको पता है कि आपको इसको डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, उसका यूनिट लिखना आना चाहिए। यूनिट की बात करूं तो सर आपने बोला ई और ए, ई को अगर आपने मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो ई को मैंने क्या बोला, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स की यूनिट बेटा न्यूटन, सिमिलर चार्ज की यूनिट क्या, कूलम मैंने रखी। अच्छा एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है बेटा, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी लेंथ इंटू लेंथ, और लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर मैंने रख दिया। अच्छा न्यूटन की बोले तो न्यूटन होता है बेटा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास एज इट इज एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखो t-2 m1L1t-2। कूलम होता है a इंटू टी, कूलम कैसे होता है a इंटू टी, क्योंकि बेटा I जो होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो यहां से Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा IT, और I फंडामेंटल, I जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको एम्पियर में डिनोट करते हैं, और वो फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ए से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से डिनोट करेंगे, और मीटर स्क्वायर को L2 से लिखा। तो मैंने अगर इनको मर्ज किया तो वी विल गेट द डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई m1L3t-3a-1। अच्छा थीटा क्या है, तो हियर थीटा जो है बेटा आपका, वो थीटा जो है एंगल है, किसमें है, तो आप बोलोगे सर थीटा एंगल बिटवीन the two vectors which we are going to dot product ना, so angle between E vector and A vector, E vector and A vector, आपका जो थीटा है वो बेटा यहाँ से एंगल है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में। अच्छा आप बोलोगे सर एरिया कब से वेक्टर होने लगा, अब तक तो हमने पढ़ा कि एरिया, तो जैसे बात करूँ कि आपका कोई भी आपका रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसका ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो आप बोलोगे सर एरिया तो 15 मीटर हो गया, एरिया कितना हो गया, 15 मीटर हो गया स्क्वायर, है ना, 15 मीटर स्क्वायर हो गया। सो एरिया फॉर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज 15 मीटर स्क्वायर। अब सर हम जब अब तक जो पढ़ के आए, हमने जो पढ़ा है उसमें हमें एरिया की डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, एरिया की डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, बट बेटा यहाँ क्या है, हम एरिया एक्चुअल में एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसके डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा थोड़ा सा मैं डायरेक्शन के लिए बात कर लेते हैं, तो एरिया वेक्टर की बात करते हैं थोड़ा सा बेटा। एरिया वेक्टर जो है वो कैसा होगा, आपके पास किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो हम कौन सी डायरेक्शन को कंसीडर करें, कि एरिया वेक्टर की कौन सी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करें, कौन सी को नेगेटिव कंसीडर करें, है ना। बात करते हैं एरिया वेक्टर के लिए, किसके लिए बात करते हैं, एरिया के लिए। एरिया जो है बात करते थे कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी बेटा, मीटर स्क्वायर होगी। अच्छा एरिया वेक्टर के लिए मैं अगर सपोज करके मैं दो टाइप के ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूँ, सपोज करके मेरे दो टाइप के ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, पहला वन जो है स्क्वायर प्लेट है या रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। दूसरा जो मैं कंसीडर कर रहा हूं वो मान लो कि मैंने स्फीयर कंसीडर किया, बेटा कैसा किया, स्फीयर कंसीडर किया। मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो r है, और मान लो कि अगर ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, ये मेरा d पॉइंट है ना। अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं तो बेटा आप लिखोगे सर एरिया जो होगा वो क्या होगा, AB होगा, और AB क्रॉस CD होगा, सॉरी AB क्रॉस AD होगा एरिया। आप ये तो बोलते हो बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा सर ये जो एरिया हुआ बेटा AB भी तो एक वेक्टर है, AB की एक डायरेक्शन है। अच्छा सर AD की भी एक डायरेक्शन है ना। और अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हो तो आप बोलते थे according to right hand thumb rule we can calculate the direction of cross product, according to that particular rule we have to stretch the right hand fingers, in the direction of first vector, so देखो मैंने अपने फिंगर्स राइट हैंड फिंगर्स को पहले वेक्टर की तरफ स्ट्रेट किया, देन कर्ल
देन कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर। पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, ए बी की डायरेक्शन में मैंने अपने फिंगर्स को स्ट्रेच किया, और सेकेंड वेक्टर जो है कौन है, ए डी की डायरेक्शन में मैंने उनको कर्ल किया, तो मेरा क्या आया, थंब जो है किसकी डायरेक्शन को देगा, क्रॉस की डायरेक्शन को देगा। इट मींस यहां से अगर मैं ए बी क्रॉस ए डी करता हूं तो मेरी जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है, डॉट की आ रही है। कैसी आ रही है, डॉट। और डॉट को मतलब बोलते हैं बेटा आउटसाइड द प्लेन, या बोल सकता हूं आउटसाइड। अच्छा, मेरी ए बी क्रॉस ए डी की जो डायरेक्शन आई वो कैसी आई बेटा, आउटसाइड आई, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं एरिया वेक्टर को, अगर सर आप बोलो कि सर ये सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है कि ए डी क्रॉस ए बी, ए डी क्रॉस ए बी, ये भी हो सकता है। तो ए डी क्रॉस ए बी के अकॉर्डिंग पहले वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेच किया फिंगर्स को और कर्ल किया सेकंड की तरफ से, तो थंब कहां गया बेटा, डाउनवर्ड द पीस गया, मतलब कैसा गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया। तो बेटा ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल दोनों है कि सर कोई बंदा जो है ए बी को पहले लिखना चाहे, कोई ए डी को पहले लिखना चाहे, है ना। तो एरिया वेक्टर के लिए देयर आर 4 ओपन सरफेसेस। ये कैसा है, मैं बात करता हूं तो मैंने रेक्टेंगुलर लिया, तो मैं इसको बोल सकता हूं ओपन सरफेस ऑब्जेक्ट। कैसा, ओपन सरफेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर मैं स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं तो स्फीयर का मतलब क्या हो गया बेटा, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस ऑब्जेक्ट्स। देखो हमारे सिलेबस में जो होगा जनरली वो 2 टाइप के ऑब्जेक्ट है एरिया वेक्टर के लिए, या तो ओपन सरफेस होगा या क्लोज सरफेस होगा। सर ओपन सरफेस के लिए हमारे पास 2 डायरेक्शन आई, क्या कि एक तो मैं अगर ए बी क्रॉस ए डी करता हूं तो आउटसाइड द प्लेन आ रही है, और अगर मैं ए डी क्रॉस ए बी करता हूं तो इनसाइड द प्लेन आ रही है। अच्छा, मतलब मेरे पास दोनों में से सर मैं कौन सा यूज करूं, तो इट डिपेंड्स ऑन अस व्हिच वन डायरेक्शन वी आर गोइंग टू कंसीडर एज पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज करके अगर मैंने आउटसाइड को पॉजिटिव कंसीडर किया, अगर सपोज करके मैंने आउटसाइड को पॉजिटिव कंसीडर किया, तो ये बाय डिफॉल्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी ने डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर किया तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर एनी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एज पॉजिटिव, देन वी विल स्ट्रिक्ट टू कंसीडर ईच एंड एवरी आउटवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि आप इस प्रॉब्लम में आपने आउटसाइड को पॉजिटिव माना तो किसी दूसरी प्रॉब्लम में हो सकता है आप उसको नेगेटिव मान सकते हो, बट अगर आपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आउटसाइड डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव कंसीडर किया तो आप स्ट्रिक्ट हो गए कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जितने भी आउटसाइड के पॉसिबल डायरेक्शंस होंगे उनको आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है, और डाउनवर्ड को क्या करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। It means for open surfaces there are 2 possible directions of for open surfaces there are 2 possible directions for area vector. It depends on us which one direction we are going to consider as positive or negative. If we had considered any direction as positive, then for that particular problem we are strict to use as positive डायरेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर। ओके, बात करते हैं क्लोज सरफेस के लिए, बात करते हैं क्लोज सरफेस के लिए। अच्छा सर, क्लोज सरफेस है, ये स्फीयर है बेटा, मैं आपको 2D में आपको दिख रहा होगा कि रिंग जैसा है या सर्कल है, लेकिन ये 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट स्फीयर है। तो स्फीयर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां एक छोटा सा अगर मैं सेगमेंट लेता हूं तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये DA एरिया वेक्टर है ना। अच्छा, तो ये जो DA एरिया मैं बताऊंगा तो क्लोज सरफेस के लिए जो ये जो होता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, मैं लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होती है वो बेटा क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। कैसी होती है, रेडियली आउटसाइड, रेडियली आउटसाइड। मतलब यहां एक सेगमेंट है तो ये ऐसे आउटसाइड है, यहां कोई सेगमेंट होगा तो उसकी ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, है ना। तो ये DA जो सेगमेंट है क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो रेडियली आउटसाइड डायरेक्शन ही ऑलवेज होती है किसके लिए, क्लोज सरफेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर क्लोज सरफेस ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। अच्छा, तो सही है, हमारे पास एरिया वेक्टर की बात हुई, हम पढ़ रहे थे फ्लक्स। फ्लक्स क्या था, काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलरली, क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलरली। अच्छा, वापस से हम उसी पे आते हैं, उसी पे थोड़े कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कंसीडर करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, फ्लक्स की बात कर रहे थे। अच्छा सर, थोड़े से एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं बेटा आपसे। सपोज करिए द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज लाइक दिस, this is a particular ring of radius A। रेडियस कितनी है बेटा इसकी, R रेडियस है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है,
ऐसा है, मान लो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको फ्लक्स बताना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अच्छा आप बोलोगे सर फ्लक्स कैलकुलेट करना है, अगर आपने ई को कांस्टेंट दे दिया, एरिया आपका कांस्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। फ्लक्स लिखोगे सर, आप लिखोगे ई ए कॉस ऑफ थीटा। बेटा ई तो ई है, एरिया कितना है, तो आप बोलोगे एरिया तो सर पाई आर स्क्वायर, कितना, पाई आर स्क्वायर एरिया। बेटा सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। अच्छा कोस ऑफ थीटा, थीटा क्या होता है, थीटा होता है बेटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर। अच्छा बेटा ई वेक्टर तो आपका ऐसा है ना, ई वेक्टर तो ऐसा है। अच्छा एरिया वेक्टर की बात करता हूं तो एरिया वेक्टर ये आपका ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस ऑब्जेक्ट्स के लिए देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन फॉर एरिया वेक्टर, आइदर आउटसाइड और इनसाइड। अगर मैं मान लो आउटसाइड कंसीडर करता हूं तो ये मेरा एरिया वेक्टर है और ये मेरा ई वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, एरिया वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 90, तो थीटा कितना हो गया बेटा, यहाँ थीटा जो आ गया यहाँ पे वो 90 आ गया। और कोस 90 कितना होता है बेटा, कोस 90 जो होगा बेटा वो आपका होता है 0, कोस 90 कितना होता है 0। अच्छा कोस 90 0 होता है तो इसका मतलब आपका फ्लक्स भी कितना हो गया 0। देखना बेटा आपको जरूरत ही नहीं है, आप ये बोलो ना कि सर आपका ऑब्जेक्ट जो है, आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, आपका ये ऑब्जेक्ट है, उसमें ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे उसको क्रॉस कर रही है, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इसको क्रॉस किया क्या, नहीं किया ना। अगर नहीं किया तो फ्लक्स ही 0, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ऐसे है और मेरी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो क्या इस प्लेन को क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही, नहीं कर रही। तो यही तो मैंने डेफिनेशन बोला, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, काउंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक फ्लक्स 0। तो देखो यहां से ई है, ए है, बट थीटा 90 होने की वजह से, थीटा 90 कैसे, अगर कोई स्टूडेंट बोले सर आपने आउटसाइड को कंसीडर किया, मैं इनसाइड कंसीडर करता हूं। अगर आप इनसाइड को कंसीडर करोगे तो डाउनवर्ड जो क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो भी बेटा ये क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो भी थीटा क्या होगा 90 होगा, है ना। चलो दूसरा एग्जांपल कंसीडर करता हूं मैं आपसे। It's too easy to calculate flux. It's too easy to calculate flux. सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए बेटा कि आपने क्या करना है, ई कोस ऑफ थीटा, आपको थीटा पता होना चाहिए। चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपका जो रिंग है वो ऐसे ना रखा हो कि ऐसे रखा है प्लेन में, मतलब आपका रिंग जो है वो ऐसे रखा है, 3D ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं कि आपका रिंग जो है वो ऐसे रखा है, ऐसे। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो ऐसा है, एक एंगल पे है, ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ना। आपका जो रिंग है उसका रेडियस जो है वो आर रेडियस है, ठीक है। और आपका जो इसके प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है वो मान लो कि कितना है 30 डिग्री है, मान लो कितना है 30 डिग्री है। अब यहां आप फ्लक्स बोलोगे, क्या बोलोगे, फ्लक्स। बेटा क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये हमारा जो रिंग है वो ऐसे रखा है, कैसे रखा है, ऐसे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको ऐसे क्रॉस कर रही है, ऐसे रखा है आपके ऑब्जेक्ट में, ये 3D में ऐसे दिखाना चाह रहा हूं, ऐसे आपका रिंग है उसको ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स बेटा आपका फ्लक्स आप बोलोगे सर ई ए कोस ऑफ थीटा, ई ए कोस ऑफ थीटा। अच्छा ई ए कोस ऑफ थीटा आपने बोला तो फ्लक्स ई तो बेटा आपने ई रख दिया, ए आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, ए कितना पाई आर स्क्वायर। अच्छा सर फिर से हम तो थीटा में कंफ्यूज हो गए, तो थीटा क्या 30 होगा क्या बेटा, नहीं बेटा थीटा जो है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर। अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आप बोलोगे सर या तो ऊपर या नीचे। अगर मान लो मैं ऊपर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसीडर करता हूं, क्या है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो अब मेरा एंगल जो होगा वो किससे होगा, प्लेन से नहीं, हियर थीटा एंगल बिटवीन, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। अच्छा बेटा ई वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल कौन सा, तो आप बोलोगे सर ये वाला एंगल है वो ई वेक्टर एंड ए वेक्टर में, और ये एंगल कितना है बेटा 60 है, ये वाला एंगल कितना है 60 है। तो मैं यहां जो थीटा की वैल्यू रखूंगा वो जनरली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं 30 लिख के आंसर निकाल देते हैं, बट एंगल का जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज 60। सो ई ए cos 60, ई ए cos of 60 and cos 60 that is we know half, so e pi r square. See, we have to, if we are going to calculate electric flux, then we have to keep in mind that the angle theta here between E vector and A vector.